हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूली लिस्टेड स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि कुछ ऐसी कंपनी जो अभी रिसेंट टाइम में जिनकी लिस्टिंग हमको देखने को मिली है। और क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कंपनी को अगर मार्केट में आप देखेंगे ना तो काफ़ी लंबा समय जो है, काफ़ी लंबा टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कंपनी की हिस्ट्री रहती है स्टॉक मार्केट में। और जब कभी भी कोई भी कंपनी बिल्कुल नई होती है, बिल्कुल अपनी जर्नी स्टार्ट करती है मार्केट में, तो उसको काफ़ी लंबा टाइम जो है वो मार्केट में भी ट्रैवल करना है। तो इस वजह से अगर आप उन कंपनीज़ को, जो अच्छे बिजनेसेस हैं, जो अच्छी कंपनी है, जो फ्यूचर में आपको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अच्छा कर सकती हैं, वो बिजनेस ग्रो कर सकता है, तो वैसी कंपनीज़ को आपको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। और ऐसी ही यहाँ पर टोटल हम ऐसी 3 अलग अलग कंपनीज़ के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जिनमें आपको जिस सेक्टर में हमको ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो कंपनी आपको कैपेक्स कर रही है, जिन कंपनीज़ के रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ है, जिन कंपनीज़ के पास में हमको ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर आपको डिसाइड किया है इन 3 कंपनी को स्क्रीन करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे डिस्कशन पे आते हैं। डिस्कशन पे आने से पहले टॉपिक एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं कि बेस्ट 3 न्यूली लिस्टेड स्टॉक हैव ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल। यहाँ पर जो भी 3 स्टॉक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तीनों में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और आपको पता है कि अभी रिसेंट टाइम में जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए हम और हमारी टीम जो है अभी अपने लिए सेपरेट एक नया वेबसाइट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हम जल्दी ही आपको टेलीग्राम में इसके बारे में बता देंगे। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट नहीं किया है तो मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आने वाला जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। तो इसमें जो पहली कंपनी है, आपको पता है कि अभी बहुत सारी कंपनीज़ के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं, बहुत सारी कंपनीज़ ने अच्छे नंबर्स वगैरह दिया है। तो ऐसी कुछ बेस्ट 5 कंपनी या 10 कंपनी जिन्होंने काफ़ी इंप्रेसिव सेल्स ग्रोथ दिखाया है। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली आप कमेंट में 1 लिख सकते हैं, या फिर ऐसी कंपनी जिन्होंने अभी रिसेंट टाइम में ह्यूज कैपेक्स आपको अनाउंस किया है, यानी कि अच्छा खासा कैपेक्स जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंपनी जो कि कैपेक्स कर रही है, इस टॉपिक में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली आप कमेंट में 2 लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है एमवी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड। आपको एमवी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो ये आपको 15,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और ये कंपनी बेसिकली करती क्या है? देखिए, ये जो कंपनी है ना, वो बड़े स्केल पर सोलर मॉड्यूल एंड सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। सोलर मॉड्यूल एंड सोलर सेल क्या होता है? तो जब कभी भी कोई पैनल आपको बनाया जाता है तो पैनल आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स के साथ में मिल करके बनता है, और एक मॉड्यूल को बनाने के लिए बहुत सारे सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये कंपनी जो है मॉड्यूल और सेल्स दोनों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी कंपनी है इंडिया स्टॉक मार्केट में जो कि सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर आप बड़ी कंपनी में जाएंगे तो वारे एनर्जी इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम है, प्रीमियर एनर्जी आपको एक बहुत बड़ा नाम देखने को मिलेगा। छोटी कंपनीज में अगर आप आएंगे तो वेबसॉल एनर्जी आप देख सकते हैं, एल्पेक्स सोलर आप देख सकते हैं, और इंसोलेशन एनर्जी आप देख सकते हैं, सोलेक्स एनर्जी आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनी है जो कि इंडिया में इस इंडस्ट्री में, इस सेगमेंट में आपको काम कर रही है। और हमने इस कंपनी को यहाँ पर डिस्कशन में क्यों इन्वॉल्व किया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये कंपनी आपको कैपेक्स कर रही है। अभी कैपेक्स नॉर्मली क्या होता है ना, कि जब कभी भी कोई भी कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, यानी कि अपनी जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा करके इंक्रीज करती है। और ऐसा कैपेक्स कब होता है? 2 ही केस में होता है। अगर आपने मार्केट में, अगर आप काफ़ी लंबे समय से हैं और अगर आपने कभी भी नोटिस किया होगा कैपेक्स में, तो 2 क्राइटेरिया आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। पहला जो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया होता है कि कंपनी कैपेक्स वही करती है जिस सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिले, यानी कि अगर सेक्टर में डिमांड है तभी कंपनी कैपेक्स करती है, क्योंकि अगर डिमांड नहीं रहेगा तो कंपनी कैपेक्स करेगी तो फिर उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में ये नेगेटिवली बैकफायर कर सकता है। तो सीधी सी बात है, इस सेक्टर में डिमांड है। डिमांड क्यों है? क्योंकि पीएम कुसुम स्कीम हो, या फिर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हो, या फिर बड़े स्केल पर जो इंडस्ट्री में जो सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जा रहा है। तो इन सारे रीजंस की वजह से आने वाले टाइम में काफ़ी सारे सोलर पैनल की डिमांड आने वाली है। जब सोलर पैनल की डिमांड आएगी तो उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी कंपनीज अपने सप्लाई को इंक्रीज करती हैं, और उसी केस में यहाँ पर कैपेक्स हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पर्सनल अगर आप इंडिविजुअल कंपनी के हिसाब से देखेंगे ना, तो नॉर्मली हमेशा आपको वही कंपनी कैपेक्स करते हुए देखने को मिलेगी जो कंपनी आपको प्रॉफिटेबल है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी जो है वो आपको कैपेक्स नहीं करती है। तो ये कुछ बेस्ट क्राइटेरिया है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब अगर मैं आपको कंपनी के कैपेक्स की बात करूं, कंपनी की जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है सोलर मॉड्यूल की, वो आपको 7.80 गीगावाट आपको देखने को मिलेगा, और कंपनी आने वाले 3 साल में इसको बढ़ा करके 16.30 गीगावाट तक लेकर के जाने का टारगेट कंपनी ने रखा है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर 28 तक जो है कंपनी ये आपको कर देगी।
करंट कैपेसिटी आप देख सकते हैं और आने वाले 3 साल के बाद कंपनी की जो कैपेसिटी होगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि क्लियरली कैपेसिटी जो मॉड्यूल की है ना वो आपको 2 टाइम्स से बढ़ने वाली है, 2 टाइम्स से ज़्यादा का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ सोलर मॉड्यूल की कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, साथ ही साथ में सोलर सेल की भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करने वाली है, बढ़ाने वाली है। अभी करंट कैपेसिटी जो है वो आपको 2.94 गीगावाट है और इसको कंपनी बढ़ा करके 8.94 तक लेकर के जा रही है, यानी कि यहाँ पर जो सोलर सेल की जो कैपेसिटी है ना वो आपको सोलर मॉड्यूल की कैपेसिटी से आपको ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, यानी कि आने वाले 3 साल में ये कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 टाइम्स से ग्रो कर सकता है। टारगेट क्या है? सेम फाइनेंशियल ईयर 2028। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमने इस कंपनी को यहाँ पर डिस्कशन में इंक्लूड किया है। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है ना वो आपको ज़बरदस्त है। बाकी फर्दर देखेंगे तो कंपनी के साथ में जो एक अच्छी बात है कि कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे ना कि कंपनी की जो करंट ऑर्डर बुक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट्स ऑर्डर बुक स्टूड एट 5.36 गीगावाट के ऑर्डर बुक कंपनी के पास में मौजूद है। और इसको अगर आप करोड़ में करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 7,812 करोड़ का ऑर्डर बुक जो है वो कंपनी के पास में मौजूद है। साथ ही साथ कंपनी आपको ALMM सर्टिफाइड है। और जैसा मैंने आपको बोला था ना कि कंपनी की कैपेसिटी वगैरह जो है वो आपको बढ़ रही है। कंपनी के टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको देखने को मिलेगा। चारों प्लांट कहाँ पर है? तो चारों प्लांट आपको कर्नाटका में देखने को मिलता है। कर्नाटका में बेंगलोर के आसपास के रीजन में कंपनी का चारों प्लांट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी एक बहुत बड़ा रीज़न जो मैंने आपको बताया था ना कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, बहुत ज़्यादा डिमांड जो है सोलर पैनल को लेकर के आ रही है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है आने वाले 2030 तक में 500 गीगावाट का टारगेट जो है वो आपको लेकर के चल रही है। 500 गीगावाट बहुत बड़ा नंबर होता है और इसको अगर एक्चुअल में अचीव करना है ना तो उसके लिए बहुत सारा पैनल्स की रिक्वायरमेंट होगी। और उस केस में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो उस केस में आपको सप्लाई काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारी कंपनी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, जैसे कि कंपनी जो ह्यूज कैपेक्स कर रही है इसके लिए बहुत सारे फंड की रिक्वायरमेंट है। 5,510 करोड़ के फंड की रिक्वायरमेंट होगा कि लार्ज कैपेक्स में। और यहाँ पर आपको ये जो फंड है ना वो आपको डेट के थ्रू कंपनी लेगी और इसमें आपको अभी भी कंपनी के पास में करंटली काफ़ी ज़्यादा डेट है 2065 करोड़ का। और कंपनी और डेट लेती है तो उस केस में डेट टू इक्विटी एक क्रिटिकल पॉइंट है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। हालांकि एक और बड़ा पॉइंट ये है ना कि कंपनी का जो कंसंट्रेशन रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जो कंपनी के टॉप 5 टॉप 10 कस्टमर हैं वो कंपनी के टोटल ऑर्डर बुक में टोटल रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है वो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये भी एक रिस्क है कि अगर एक बड़ा मेजर क्लाइंट कंपनी के पास से जाता है तो उस केस में कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर मैं इस कंपनी के डायरेक्ट नंबर्स के ऊपर लेकर के आऊँ, क्योंकि नंबर्स नेवर लाई, नंबर के ऊपर अगर आप आएंगे तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने 616 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। उसके बाद ये रेवेन्यू बढ़ करके 952 करोड़ हुआ और अभी रिसेंट ईयर में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ करके 2336 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो शानदार है। 145% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया। यहाँ पर अगर आप कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो ये आपको 54% का रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, तो अच्छा ग्रोथ है। और वहीं अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ ना तो नेट प्रॉफिट आपको 23 करोड़ से बढ़ करके 29 करोड़, 29 करोड़ से बढ़ करके 369 करोड़ आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ना तो कंपनी के जो मार्जिन है वो आपको डबल डिजिट में है, काफ़ी कम है। पर यहाँ पर अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे ना तो सीधा सीधा आपको 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 12 टाइम्स के आसपास का ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्यों इतना ज़बरदस्त ग्रोथ आया कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में? तो एक बहुत बड़ा रीज़न है ऑब्वियसली रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ आया है। साथ ही साथ कंपनी का जो मार्जिन है ना उसमें शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि 13% से बढ़ करके 31% पर आ चुका है। तो मार्जिन एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसको हम यहाँ पर डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर मैं आगे बढ़ूँ कंपनी के फंडामेंटल पर आऊँ तो जैसा मैंने बताया था 15,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। आरओई इसका बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, वहीं कंपेरेटिवली आरओसी उतना इंप्रेसिव नहीं है, 28% है, हालांकि अच्छा आरओसी है। डेट एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। और डेट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो 3.85 है, तो डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। वहीं वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो पी के हिसाब से स्टॉक आपको ओवर वैल्यू है। और वहीं अगर आप इसको पेग रेशियो के हिसाब से देखेंगे ना, यानी कि प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ अगर आप ऐड कर देंगे तो काफ़ी कम पेग रेशियो है। तो ये शो करता है कि आपको पेग के हिसाब से स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू है, पी के हिसाब से स्टॉक आपको ओवर वैल्यू है। बाकी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसको अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग अभी काफ़ी ज़्यादा है 80%, एफआईआई की होल्डिंग 6% है, म्यूचुअल फंड इस कंपनी में 10.79 है और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो है ना सबसे कम होल्डिंग किसी के पास में है तो वो आपको पब्लिक की होल्डिंग है,
कितना है, ओनली 3% की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हालांकि अपनी कंपनी अभी काफ़ी नई है, तो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में ज़्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी में आपको FII का मूव कैसा रहता है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी की बात करते हैं। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है ईपैक प्री फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ईपैक प्री फैब टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। आज के हमारे जो लिस्ट है ना, इसमें सबसे छोटी कंपनी यही है। 3200 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। कंपनी आपको क्या करती है, तो ये कंपनी इंडिया की लीडिंग प्लेयर है। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग सेक्टर में कंपनी आपको वर्क करती है, PEB इंडस्ट्री में आपको काम करती है। और इस कंपनी के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि ये कंपनी भी कैपेक्स कर रही है। पर्टिकुलर अगर मैं PEB सेगमेंट की बात करूँ ना, तो कंपनी की जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 1,33,922 मैट्रिक टन पर एनम है, यानी कि MTPA है। इसको कंपनी आने वाले कुछ साल में बढ़ा करके 2,13,000 MTPA तक लेकर के जाने का टारगेट कंपनी ने रखा है। और ये कब तक होगा, तो ये आपको Q4 2026 तक में कुछ काम होगा। बाकी जो कुछ काम है वो अभी पूरा डेट अनाउंस नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर कंपनी का पूरा डेटा लेकर के आऊँ ना कैपेक्स का, तो कंपनी के कुछ प्लांट्स है, आपको पता होगा गुजरात में कंपनी का नया प्लांट वगैरह बन रहा है, मंबत्तू करके आंध्र प्रदेश में जहाँ पर कंपनी अपने प्लांट को एक्सपांड कर रही है, घिलोट करके जगह है राजस्थान में, यहाँ पर आपको ग्रीन फील्ड कैपेक्स है, ब्राउन फील्ड कैपेक्स है, ग्रीन फील्ड कैपेक्स देखने को मिलेगा। तो ये जो PEB कैपेसिटी जो बढ़ रही है ना, यहाँ पर आपको 50,000 MTPA बढ़ रहा है, और यहाँ पर आपको 28 से लेकर के 32,000 MTPA आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ये तो आपको Q4 26 तक कंप्लीट हो जाएगा। पर ये जो 50,000 है ना, इसका डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है। तो जैसे डेट कुछ अनाउंस होगा तो आने वाले वीडियोस में हम इसको कवर कर लेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग है कि टोटल कैपेक्स कितना होगा, क्योंकि जब कभी भी कोई भी कंपनी अपने कैपेसिटी को बढ़ाती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी 110 करोड़, 58 करोड़, 102 करोड़ कुछ इस तरीके से आपको कैपेक्स कर रही है। और कंपनी सिर्फ आपको PEB के इंडस्ट्री में वर्क नहीं कर रही है, उसके अलावा कंपनी इंसुलेटेड पैनल्स वगैरह बनाती है, और इसमें भी कंपनी आपको ह्यूज कैपेक्स कर रही है। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी जैसा मैंने बोला था कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है, ऑब्वियसली वो आपको प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग है, पर उसके अलावा कंपनी प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर हो गया, सैंडविच इंसुलेटेड पैनल हो गया, इसकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लेवल पर, बड़े स्केल पर कंपनी इसका वर्क कर रही है। EPS का पैकेजिंग हो गया, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर सॉल्यूशंस हो गया, लाइट गेज स्टील फ्रेम्स वगैरह हो गया, ये सब भी कंपनी आपको बनाती है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। कंपनी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 अक्टूबर 2025 को हमको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिली। देखिए सबसे अच्छी बात यह हुई कि कंपनी का जो रेवेन्यू है ना, इसमें हमको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। अगर आप हाफ ईयरली और हाफ ईयरली बेसिस में देखेंगे तो शानदार ग्रोथ है कंपनी के रेवेन्यू में, 36% का। एबिटा में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के एबिटा में जो है 45% का ग्रोथ है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में जो है वो आपको कितना ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो ज़बरदस्त ग्रोथ है 64-65% का। वहीं अगर मैं कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूँ ना, तो ऑर्डर बुक भी कंपनी का बढ़ा है। पहले कितना था, तो 630 करोड़ था लास्ट ईयर, जो कि अभी बढ़ करके 920 करोड़ तक आपको पहुंच चुका है। तो ये आपको 630 करोड़ से बढ़कर के 920 करोड़ ऑर्डर बुक में अभी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और ये जो ज़बरदस्त रेवेन्यू में ग्रोथ आया है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी ने अभी Q2 में अपनी हिस्ट्री का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, जब कंपनी ने सिर्फ एक क्वार्टर में 434 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो कंपनी जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रही है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर इस कंपनी को डिस्कशन में इंक्लूड किया है कि ये इंडस्ट्री की डिमांड आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, और इसकी वजह से ईपैक प्रीफैक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी हो सकती है। इसके पीछे रीज़न क्या है ना, कि बहुत ज़्यादा हाउसिंग की डिमांड आ रही है। हाउसिंग की डिमांड को जो है PEB सेक्टर के हिसाब से इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं। बाकी सोलर कैपेसिटी एक्सपांशन हो रहा है, वहाँ पर भी प्री फैब्रिकेशन बिल्डिंग की आपको रिक्वायरमेंट काफ़ी रहती है। और PEB बिल्डिंग अगर आप बनाते हैं तो कैपिटल कॉस्ट जो है वो आपको काफ़ी कम होता है, लेबर कॉस्ट कम होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। गवर्नमेंट जो है इसको काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। और जो आपको पर स्टील पर कंजम्पशन जो है ना, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील, ये भी हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी जिस तेज़ी से इंडिया में डेटा सेंटर का मार्केट ग्रो कर रहा है, एनर्जी हेल्थ केयर ग्रो कर रहा है, लॉजिस्टिक एंड कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस की जो डिमांड आ रही है ना, इन सब डिमांड को फुलफिल करने के लिए PEB ये जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले कर सकती है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमको देखने को मिला है इंडिया में PEB इंडस्ट्री में, विथ आपको शिफ्ट टुवर्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर। हालांकि अभी भी इंडिया में जो मेजर वर्क है ना,
वो आपको किसके थ्रू हो रहा है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हो रहा है। यानी कि अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं है और वो आपको पीईबी में वर्क कर रहे हैं, पर आने वाले टाइम में इनका जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे आपको डिक्लाइन होगा। पहले ये 60 to 65% था और अभी ये आने वाले टाइम में ये घट करके 48% तक आ जाएगा। तो ऑर्गेनाइज जो प्लेयर है इंडिया में उनका मार्केट शेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और इससे यहाँ पर इस कंपनी को काफ़ी फायदा हो सकता है। बाकी सबसे अच्छी बात है कि जिस स्पीड से ये जो पूरी इंडस्ट्री है ना, प्रीफैब इंडस्ट्री, वो पूरे इंडिया में 9.3% 8.3% के CAGR से ग्रो करी है, पर ये कंपनी अकेले जो है ना वो 6 टाइम ग्रो करी है और 46.2% के CAGR। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है उसके कंपैरिजन में ये जो कंपनी है ना वो ऑलमोस्ट आपको 6 टाइम से ग्रो करी है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप इस कंपनी को अपने डिस्कशन में इंक्लूड कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बाकी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग भी काफ़ी स्ट्रांग है, डेट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, 222 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा कंपनी के ऊपर में। स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड मार्केट प्रेजेंस है कंपनी का, आपको स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी के पास में, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप हमको देखने को मिलेगा कंपनी के क्लाइंट के साथ में, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जो कि सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इससे भी लॉन्ग रन में कंपनी को काफ़ी फायदा होगा। बाकी अगर आप ओवरऑल कंपनी के बिजनेस के ऊपर आएंगे, कहाँ कहाँ पर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि पीईबी कैपेसिटी कंपनी का आप देख सकते हैं, सैंडविच पैनल की कैपेसिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप ईपीएस पैकेजिंग की कैपेसिटी वगैरह आप देख सकते हैं। कंपनी का जो घिलोत और मोमबत्तू में जो प्लांट है ना वहाँ पर कंपनी 160 करोड़ का कैपेक्स कर रही है। घिलोत आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, मोमबत्तू यहाँ पर ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, वाइजाग के पास में, और यहाँ पर कुछ कंपनी के हैदराबाद में डिज़ाइन लैब वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ग्रेटर नोएडा वाले रीजन में कंपनी के कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा ऑर्डर बुक जैसा मैंने बोला था 920 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में, अच्छा ऑर्डर बुक है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। और क्लाइंट बेस अगर आप देखेंगे तो कंपनी के क्लाइंट में अवाडा ग्रुप से लेकर के, सफारी से लेकर के, जीएमआर ग्रुप से लेकर के आदित्य बिरला ग्रुप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। गोदरेज है, रिलायंस इंडस्ट्री के लिए भी कंपनी ने यहाँ पर आपको पास्ट में काम किया है। और ये कंपनी के साथ सबसे अच्छी बात है कि ईपैक प्रीफैब जो है ना आपको ह्यूज कैपेक्स आपको प्लान कर रही है और कैपेक्स को लेकर के सारा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जियोग्राफिकली प्रेजेंस है, कंपनी इंडिया के बाहर भी जा रही है, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पर हमको वर्क करते हुए देखने को मिलेगी, ये एक पॉइंट है। बाकी कस्टमर बेस वगैरह जो है वो कंपनी आपको इंक्रीज कर रही है, कंपनी ने आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकती है, तो ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रेवेन्यू के ऊपर अगर आप आएंगे तो डेटा आप देख सकते हैं 657 करोड़ से बढ़कर के 905 करोड़ और 905 करोड़ से बढ़कर के कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1134 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो ज़बरदस्त है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रोथ है ना वो आपको 25% से है ग्रो किया है। छोटी कंपनी है तो बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। इससे पहले आपको 37% का ग्रोथ रेट है कंपनी का रेवेन्यू में, और इससे पहले भी अगर आप जाएंगे तो 45% से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो पास्ट में ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 24 करोड़ से 43 करोड़ और 43 करोड़ से बढ़कर के 59 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी का ओवरऑल नेट प्रॉफिट है। मार्जिन्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10% का मार्जिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। इस इंडस्ट्री में जो मार्जिन रहता है वही अराउंड आपको मार्जिन इस कंपनी में भी है। और वहीं अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो कंपनी का जो फंडामेंटल है 3214 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई एंड आरओसी इंप्रेसिव है 22 एंड 23%। डेट कंपनी के ऊपर में 222 करोड़ है। डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। रिजर्व कंपनी के पास में 670 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो पी के हिसाब से स्टॉक आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यू है। वहीं पेग रेशियो आपको 1 से कम देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। वहीं अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं ना तो प्रोमोटर की होल्डिंग अभी भी कांस्टेंट है। एफआईआई की होल्डिंग अगर आप देखेंगे ना तो सिर्फ एक महीने के अंदर में, यानी कि सितंबर 25 का डेटा हमारे पास में है, अक्टूबर के बाद जो एफआईआई की होल्डिंग है वो 3% से बढ़ करके 13.25% पर आया है। यानी कि सीधा सीधा एफआईआई की होल्डिंग जो है वो 10% से बढ़ा है। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो ये 19.06 से घट करके 8.81 पर आ चुका है। यानी कि म्यूचुअल फंड ने बेचा है और एफआईआई ने यहां पर खरीदा है, क्योंकि जो पब्लिक की होल्डिंग है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। 13.40 पहले था, अभी भी 13.41 है। तो पब्लिक की होल्डिंग में हमको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, प्रमोटर की होल्डिंग में कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। एफआईआई की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको बढ़ी है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो यहाँ पर आपको कम हुआ है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों इंस्टीट्यूशन ने आपस में जो शेयर्स है वो डाइल्यूट किया है।
तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट कंपनी के ऊपर अगर मैं आऊँ तो नेक्स्ट कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, नई कंपनी है। कंपनी का नाम है जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड, और ये कंपनी जो है ना आपको 13,800 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी नाम से समझ सकते हैं रिसाइकलिंग, यानी कि कंपनी जो है रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। और रिसाइकलिंग कंपनी किसकी करती है, तो नॉन फेरस जो एलॉयज होते हैं ना, जैसे कि आपको कॉपर हो गया, लेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब की रिसाइकलिंग कंपनी करती है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। और इस सेम बिजनेस में, सेम इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे ना, तो ग्रेविटा इंडिया कंपनी है जो कि आपको सेम इंडस्ट्री में वर्क करती है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1953 से कंपनी आपको बिजनेस कर रही है। 1 लाख MTPA यानी कि मेट्रिक टन पर एनम की कंपनी का टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा। 4 कंपनी के रिसाइकलिंग प्लांट हैं, साउथ इंडिया में ही देखने को मिलता है। 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। 250 से ज़्यादा कस्टमर्स है कंपनी के पास में। 400 से ज़्यादा एम्प्लॉय आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि कंपनी का जो आपको क्योंकि रिसाइकलिंग करना है तो आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, और ये रॉ मटेरियल कंपनी कहाँ से लेकर के आती है, तो मोर देन 130 से ज़्यादा कंट्रीज से कंपनी अपने रॉ मटेरियल जो है वो लेकर के आती है। ROE एंड ROC आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। पैट ज़बरदस्त है, 56% CAGR से पैट ग्रो किया है, और एबिटा 72% के CAGR से, और जो रेवेन्यू है वो 52% के CAGR से हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मैंने जैसा बताया था कि लेड अलॉय हो गया, कॉपर एलॉय हो गया और एल्यूमिनियम एलॉय, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं यहाँ पर कंपनी का कोर कंपिटेंसी की बात करूँ तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड रिसाइकलिंग फैसिलिटी है कंपनी के पास में, डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, 20 से ज़्यादा कंट्री में कंपनी का कस्टमर बेस है, डीप सोर्सिंग कैपेबिलिटी, क्योंकि कोई भी रिसाइकलिंग कंपनी जो है उसकी सोर्सिंग कैपेबिलिटी कितनी स्ट्रांग है, इसी के ऊपर में लॉन्ग रन में ये आपको ग्रो करेगी। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं तो कंपनी एक जो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर फॉलो करती है ना, वो अगर आप ध्यान देंगे तो हेजिंग मैकेनिज्म कंपनी आपको फॉलो करती है। अभी हेजिंग मैकेनिज्म क्या होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी का जो बिजनेस है ना वो आपको कमोडिटी बेस्ड बिजनेस है। अभी कमोडिटी बेस्ड बिजनेस में क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो प्राइसेस है रॉ मटेरियल का, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, इनका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कंपनी जो है हेजिंग मैकेनिज्म फॉलो करती है। अपने जो क्लाइंट है, जो जिससे कंपनी खरीदती है रॉ मटेरियल, उसके साथ में एक फिक्स रेट कंपनी ने सेट करके रखा है। तो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा मार्जिन में आपको वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको यहाँ पर कंपनी आपको फॉलो कर रही है। और जैसा मैंने बोला था कि कंपनी का जो रिसाइकलिंग प्लांट है वो 4 अलग अलग प्लांट देखने को मिलेगा। चारों जो है आपको चेन्नई में है, साउथ इंडिया रीजन में आपको कंपनी का चारों प्लांट है। सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। टोटल 40 एकर्स ऑफ लैंड में कंपनी का प्लांट आपको फैला हुआ है। बाकी अगर आप देखेंगे तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट कैपेबिलिटी है। जैसे मैंने बताया था कि लेड के एलॉय वगैरह कंपनी आपको बनाती है, कॉपर के इनगोट्स वगैरह कंपनी बनाती है, एल्यूमिनियम के इनगोट्स कंपनी बनाती है, टिन की रिसाइकलिंग का भी कंपनी वर्क कर रही है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग में भी कंपनी ने आपको काम चालू किया है। हालांकि अभी भी कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है ना 48% टोटल रेवेन्यू का वो आपको लेड एंड लेड एलॉय से आता है। उसके अलावा कॉपर का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है 46%। रिमेनिंग अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम आपको 4% है और 2% आपको अदर सेगमेंट जिसमें आपको प्लास्टिक, टिन, ये सारी चीज़ें आपको आती है। तो ये डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का। स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, ग्लोबल फुटप्रिंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। डोमेस्टिक से कंपनी का बिजनेस जो है वो 37% रेवेन्यू आता है और एक्सपोर्ट से 63% आता है। वहीं अगर मैं रीजन वाइज बताऊं, यानी कि ऑब्वियसली इंडिया में 37% डोमेस्टिक है तो 37% इंडिया है। बाकी जो रिमेनिंग जो रीजन है ना, जैसे कि चाइना अगर आप देखेंगे तो 21% आपको देखने को मिलेगा, सिंगापुर आपको 32% है, साउथ कोरिया आपको 4% है। तो ये कुछ और अलग अलग कंट्रीज़ हैं जहां से कंपनी का बिजनेस आपको आता है। टॉप 5 कस्टमर जो है वहां से 48.7% रेवेन्यू आता है। टॉप 10 कस्टमर से 58% का टोटल रेवेन्यू देखने को मिलेगा। हाई कस्टमर रिटेंशन है कंपनी का 88%, यानी कि अगर 100 लोग फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के साथ में पास्ट में बिजनेस किए हैं तो 100 में से 88 लोग वापस से कंपनी के पास में बिजनेस करने आ रहे हैं और वो अभी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जितना अच्छा आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन रहेगा, कस्टमर रिटेंशन रहेगा, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसको आप ज़रूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी 250 से ज़्यादा कस्टमर से हम ऑलरेडी आपके साथ में बात कर चुके हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है कंपनी के क्लाइंट्स के साथ में और हर अलग अलग सेगमेंट में। जैसे कि अगर मैं लेड की बात करूं तो आपको यहाँ पर ल्यूमिनस देखने को मिलेगा, मित्सुबिशी देखने को मिलेगा, आपको अमर राजा बैटरी देखने को मिलेगा जो लेड बेस एलॉय के साथ में बिजनेस करते हैं। वहीं कॉपर की अगर मैं बात करूँ तो वेदांता ग्रुप आपको एक बड़ा नाम है। अपार इंडस्ट्री हो गया, आरआर केबल्स के साथ में, क्योंकि जो केबल्स वगैरह बनाने में कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ कंपनी है जो कि यहाँ पर आपको वर्क करती है। बाकी एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ तो निसान मोटर कॉर्पोरेशन हो गया और उसके अलावा यहाँ पर
और अलग अलग क्लाइंट्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग सेगमेंट से। मेन जो दो सेगमेंट है कंपनी का 40 एंड 46% वो यही दोनों हैं। बाकी फर्दर अगर मैं बात करूं तो डीप सोर्सिंग कैपेबिलिटी है, यानी कि कंपनी के पास में रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है। अक्रॉस ग्लोब में अलग अलग रीजन से कंपनी के जो रॉ मटेरियल है वो हमको आते हुए देखने को मिलता है, और डोमेस्टिक से 39% और बाकी इंडिया के बाहर से जो है 61% जो रॉ मटेरियल है वो कंपनी का आता है। मेन जो रॉ मटेरियल है वो आपको यूएस से आता है 28%, बाकी 43% आपको ब्राज़ील से भी देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा नंबर है। कुवैत से आपको 3% है, आपको डोमिनिकन रिपब्लिक से आपको 15% है, 6% आपको मलेशिया से देखने को मिलेगा। तो ये कुछ रीजन है जहां से कंपनी का रॉ मटेरियल जो है वो हमको आते हुए देखने को मिलता है। बाकी हेजिंग मैकेनिज्म कंपनी फॉलो करती है, और जैसा मैंने बताया था कि हेजिंग मैकेनिज्म रहने से एक अच्छी चीज़ है ना कि कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा आपको फ्लक्चुएट नहीं करेगा। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं, जिस तेज़ी के साथ में जो आपको ये आपको जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ना, तो उस केस में ये कंपनी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। बाकी नंबर्स की बात करूं तो जैन रिसोर्स के जो नंबर्स है ना वो काफ़ी इंप्रेसिव नंबर है, क्योंकि 3064 करोड़ से बढ़ करके 4428 करोड़, और उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ करके 7126 करोड़ पर आया है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रोथ है कंपनी का रेवेन्यू में, 48% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप कंपनी का ग्रोथ देखेंगे ना तो ये आपको 121% का ग्रोथ है। सीधी सी बात है, जब कंपनी के किसी भी कंपनी का जो रेवेन्यू हो वो अगर आपको नंबर्स बढ़ने लगता है ना तो जो ये परसेंटेज है वो आपको ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे ना तो सीधा सीधा आपको 2500-2600 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में कंपनी का भले परसेंटेज में ज़्यादा ग्रोथ है, लेकिन नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली कम है। नंबर्स के हिसाब से रीसेंट ईयर में कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ये 92 करोड़ से 164 करोड़ और 164 करोड़ से बढ़कर के 223 करोड़। तो अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू 7000 करोड़, नेट प्रॉफिट ओनली 223 करोड़। तो इसके पीछे रीज़न है कंपनी के मार्जिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्जिन नहीं है, और इस इंडस्ट्री में आपको ये देखने को भी मिलेगा काफ़ी लो मार्जिन बिजनेस है, 5 to 6% का मार्जिन आपको देखने को मिलता है। इस वजह से जो है ना आपको उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नेट प्रॉफिट नहीं है। बाकी फर्दर फंडामेंटल की बात करूं तो फंडामेंटल आपको 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओई एंड आरओसी काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिलेगा। वहीं डेट देखेंगे तो 1294 करोड़ है, डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिजर्व भी आपको उतना ही है। वैल्यूशन के ऊपर आएंगे तो पी के हिसाब से स्टॉक आपको ओवर वैल्यू है, और पेग रेशियो आपको नहीं दिया गया है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है कंपनी का सितंबर से अक्टूबर तो एक ही महीने का डेटा है, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मतलब अगर आप देखेंगे प्रमोटर का भी वैसा ही है, एफआईआई की होल्डिंग भी सेम कांस्टेंट है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी जो है वो कांस्टेंट है, तो पब्लिक की होल्डिंग भी आपको कांस्टेंट ही रहेगा। आने वाले क्वार्टर्स में किस तरीके से एफआईआई डीआई जो है अपनी होल्डिंग को चेंज करते हैं उसके ऊपर में काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको डिपेंड होने वाली है। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन था। आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो को अगर आपने यहाँ पूरा एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी मेरी तरफ से किसी भी कंपनी को लेकर के, तीनों में से किसी भी कंपनी को लेकर के ना किसी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बाकी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।